हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सभी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम प्रतिदर्शों के बारे में अध्ययन किया था। जो प्रतिदर्श जो होते हैं हमारे, उनकी अभिनति किस प्रकार से पहचाना जाता है, अभिनति क्या होती है, या प्रतिदर्शों की जांच किस प्रकार से की थी, इन बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा बिंदु चलेगा, मैंने पूर्व वाली क्लास में बताया भी था आप सभी को कि जो प्रतिचयन या प्रतिदर्श जो लिया जाता है, प्रतिचयन या प्रतिदर्श के अंदर जो अभिनति पाई जाती है, क्या पाई जाती है बच्चों? अभिनति पाई जाती है। तो इस अभिनति के कौन कौन से स्रोत है, यानी अभिनति कहां कहां से पाई जाती है, किस प्रकार से अभिनति प्राप्त कर सकते हैं, अभिनति की जांच कर सकते हैं, अभिनति का मापन कर सकते हैं, उन बिंदुओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। अध्याय में हमारा पंचम चल रहा है, हेडिंग डाल लीजिए अभिनति के स्रोत। अध्याय वही पंचम, बिंदु है हमारा अभिनति के स्रोत। अभिनति के स्रोत कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। वैसे सामान्यतः इसके स्रोतों को 4 भागों में बताया गया है। वो कौन से भाग हैं या कैसे किन स्रोतों के माध्यम से अभिनति के बारे में पता लग सकता है, उसी बिंदुओं के बारे में आज अध्ययन करें। अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे बिंदु पर। प्रतिचयन में जो अभिनति पाई जाती है, तो अभिनति में कई प्रकार अभिनति के अंदर कई प्रकार के स्रोत होते हैं। उन स्रोतों सभी प्रकार के स्रोतों में से कुछ प्रमुख रूप से 4 स्रोत बताए गए हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत प्रतिदर्श अनुसंधान में प्रतिदर्श अनुसंधान प्रतिदर्श अनुसंधान में जो प्रतिदर्श लिया जा रहा है, तो प्रतिदर्श अनुसंधान में अभिनति के अनेक स्रोत होते हैं या हो सकते हैं। अभिनति के अनेक स्रोत होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख स्रोत जिनमें से कुछ प्रमुख 3 स्रोत निम्न प्रकार हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो अभिनति के स्रोत हैं, उन स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। तो चार्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ये 3 स्रोत कौन कौन से हैं। मिडिल में लिख लीजिए यहां पर अभिनति के स्रोत। अभिनति के स्रोत डालने से विद्यार्थी हेडिंग, इसके अंतर्गत चार्ट के अंतर्गत बॉक्स बंद कर लिया। हमने अभी ऊपर लिखा कि अभिनति के ऐसे अनेक स्रोत होते हैं, उनमें से कुछ हमारे बुक के अंतर्गत, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है 6 राइटर वाली, इस बुक के अंतर्गत 3 प्रकार के स्रोतों के बारे में बताया गया है कि जो अभिनति पाई जाती है बच्चों, यह 3 प्रकार से पाई जाती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से पाई जाती है। नंबर 1, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि चार्ट के माध्यम से अध्ययन करने से जो बिंदु हमारा होता है वह कंठस्थ रूप से या क्लियरिटी रूप से याद रहता है। गलती की संभावनाएं या भूलने की जो संभावना होती है बच्चों, बहुत कम होती है। ठीक है। नंबर 1, जो प्रथम स्रोत का भाग बताया गया है वो यहां लिखा जाएगा। नंबर 2, द्वितीय स्रोत का भाग। नंबर 3, तृतीय स्रोत का भाग। ठीक है, इसी प्रकार चार्ट बना लेना मेरे साथ। प्रथम जो स्रोत या अभिनति का स्रोत बताया गया है, उसका नाम है चयन में अभिनति। क्या है बच्चों? नंबर 1 पहला भाग है चयन में अभिनति। चयन में अभिनति, तो चयन में अभिनति क्या होती है, इनके भी भाग बताए गए हैं, इनमें भी स्रोत बताए गए हैं। चयन में अभिनति पहला हो गया स्रोत।
दूसरा स्रोत बताया गया है संग्रहण में अभिनति या सूचनाओं में अभिनति। दूसरा भाग क्या बताया गया बच्चों? संग्रहण में अभिनति। संग्रहण में अभिनति पाई गई है। इस अभिनति के कुछ भाग बताए गए हैं, उनको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। चाहे संग्रहण में सूचनाओं का जो संग्रहण किया जाता है, संग्रहण में किस प्रकार की अभिनति पाई जाती है। और अंतिम तीसरा जो बिंदु बताया गया हमारा वो एनालिसिस करने के अंतर्गत, तो नंबर 3 डाल लीजिए, विश्लेषण में निर्वचन में अभिनति। जब सूचनाओं का या प्रतिदर्शों का विश्लेषण किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों? विश्लेषण या निर्वचन किया जाता है। विश्लेषण व निर्वचन, प्रतिदर्शों के द्वारा जब विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है समग्रों का, तो उस समय भी अभिनति हो सकती है। तो विश्लेषण व निर्वचन में अभिनति में पूर्व बता चुका हूं। कहने का तात्पर्य हमारी त्रुटि या गलती या भूल कह सकते हैं। जो प्रथम भाग हमारा बताया गया है वह हमारा क्या है? चयन में अभिनति। दूसरा भाग बताया गया हमारा अभिनति के स्रोत, संग्रहण में अभिनति या सूचनाओं में अभिनति कह सकते हैं। तीसरा बिंदु बताया गया है विश्लेषण में निर्वचन में अभिनति। जब प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों में से प्रतिदर्श लिए जाते हैं तो उन प्रतिदर्शों के अंतर्गत जो अभिनति पाई जाती है, उस अभिनति के 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जो अभिनति के स्रोत बताए गए हैं, इन अभिनति के स्रोतों के अंतर्गत कुछ गलतियां या कुछ अभिनति पाई जाती है, वे अभिनति किस विधि के द्वारा प्रयोग करने में पाई जाती है या वे अभिनति कौन सी है, उन्हीं के बारे में जानेंगे। चयन की जो अभिनति है, चयन की अभिनति को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। वही डायग्राम के माध्यम से जो मैं अभी पुनः बात कहना चाहता हूं मेरी। नंबर 1 जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके 3 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 प्रथम जो अभिनति होगी हमारी, नंबर 2 दूसरी अभिनति जो बताई जाएगी हमारी, और नंबर 3 तृतीय अभिनति जो हमारी बताई जाएगी। चयन में जो अभिनति पाई जाती है, अभिनति 3 प्रकार के 3 रूप में पाई जाती है। प्रथम ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, 3 में चयन के अभिनति के स्रोतों के अंतर्गत 3 प्रकार की अभिनति पाई जाती है। वो 3 प्रकार की अभिनति, प्रथम जो अभिनति बताई गई है बच्चों, वह अभिनति है हमारी सहविचार अभिनति। कौन सी है बच्चों? प्रथम सहविचार अभिनति। सहविचार अभिनति प्रथम अभिनति पाई गई चयन की अभिनति में, सहविचार अभिनति। शायद आप नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। सहविचार हमारी विधि भी थी जिसमें प्रतिदर्श जो लिए जाते थे, प्रतिदर्श का मापन करने समय सहविचार विधि का नाम बताया गया। उसी प्रकार यहाँ जो चयन में अभिनति पाई गई है, अभिनति के स्रोतों के अंतर्गत बताया गया है प्रथम की सहविचार अभिनति। ठीक है बच्चों, दूसरी लिखिए, सेकंड नंबर की बिंदु जो चयन अभिनति में दूसरी अभिनति पाई जाती है वह हमारी है दोषपूर्ण दैव प्रतिचयन या दोषपूर्ण दैव चयन अभिनति। नंबर 2 दोषपूर्ण दैव चयन अभिनति। दोषपूर्ण दैव चयन अभिनति दूसरा जो अभिनति बताई इस प्रकार की अभिनति है। तीसरी अभिनति लिखिए, तीसरी अभिनति का नाम क्या है? जो इकाइयों से संबंधित है, कह सकते हैं हम इकाइयों का जो प्रतिस्थापन, इकाइयों के मूल्यों को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो प्रतिस्थापित करते समय जो अभिनति पाई जाती है वह अभिनति कौन सी होती है बच्चों? इकाई प्रतिस्थापन की अभिनति। तो तीसरी जो अभिनति बताई गई है वह हमारी है इकाइयों का प्रतिस्थापन। इकाइयों का प्रतिस्थापन, इकाइयों का प्रतिस्थापन। तो 3 प्रकार की जो अभिनति पाई जाती है, नंबर 1 सहविचार अभिनति, नंबर 2 दोषपूर्ण दैव चयन अभिनति, और नंबर 2 इकाइयों का प्रतिस्थापन विधि। 3 प्रकार की विधि चयन अभिनति के अंदर पाई जाती है। इनका सभी स्रोतों की रीतियों के बारे में सविस्तार बिंदुवत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले इनके प्रकारों के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम अभिनति का जो स्रोत बताया गया था कंप्लीट हो चुका है। सेकंड अभिनति आती है हमारे संग्रहण में अभिनति।
संग्रहण में अभिनति, इस अभिनति को उपनाम बताया गया है सूचना संग्रहण में अभिनति। तो आपको किसी भी रूप से कह सकता है, डाटा संग्रहण में अभिनति या सूचना संग्रहण में अभिनति। ठीक है, सूचना संग्रहण में अभिनति जो पाई जाती है, यह अभिनति 4 रूप में पाई जाती है। कितने पाई जाती है बच्चों? 4 रूपों में। वही चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, इसको भी समझ लेता, थोड़ा बनने में आसानी हो जाएगी। नंबर 1, पहली अभिनति बताई गई है हमारी कौन सी है बच्चों? अपूर्ण सूचना वाली। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 प्रकार की अभिनति पाई जाती है इसके अंतर्गत। कौन कौन सी है बच्चों 4 अभिनति? ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, 4 प्रकार अभिनति होगी हमारी। पहली जो अभिनति बताई गई है अपूर्ण सूचना वाली। सूचनाओं को जब संग्रहण की अभिनति में स्रोत बताए गए हैं, वह प्रथम स्रोत बताया गया है बच्चों अपूर्ण सूचना, यानी जो आपको सूचना प्राप्त हुई है समंकों की, वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए, वह हमारी अपूर्ण सूचना कहलाती है। जो प्रथम स्रोत कहलाएगा हमारा अपूर्ण सूचना अभिनति कहलाएगा। दूसरा बताया गया हमारा दोषपूर्ण प्रणालियों का उपयोग, तो कह सकते हैं हम दोषपूर्ण प्रश्नावली। ठीक है बच्चों, दूसरा भाग बताया गया है दोषपूर्ण प्रश्नावली। दोषपूर्ण प्रश्नावली का उपयोग। तीसरा जो अभिनति बताई गई है हमारी अनुसंधान की, ऐसे कह सकते हैं अनुसंधान की पूर्व धारणाएं, अनुसंधान की पूर्व धारणाएं। नंबर 4 बताई गई है सूचकों में पक्षपात होना। सूचकों में पक्षपात, सूचकों के अंतर्गत पक्षपात होने की संभावना। तो सूचना संग्रहण में अभिनति या संग्रहण में जो अभिनति पाई गई है, यह अभिनति 4 रूप में पाई गई है। नंबर 1 अपूर्ण सूचना, नंबर 2 दोषपूर्ण प्रश्नावली, नंबर 3 संग्रहण के अंदर अनुसंधान की पूर्व धारणाएं या पूर्व की धारणाएं के अनुसार, जैसे बुजुर्ग जो पहले कहावत चली थी उस कहावत के अनुसार कार्य करना, उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य का संपादन करना, तो उसके अंतर्गत ये अभिनति पाने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हो जाती है। नंबर 4 है सूचकों से सूचकों के अंतर्गत आपसी जो मतभेद हो जाता है, पक्षपात वाली भावनाएं डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसमें भी अभिनति होने का पूर्ण रूप से डर रहता है, अभिनति पाई जाने की संभावनाएं रहती है। तो संगठन अभिनति के ये 4 भाग बता दिए गए। अगला जो तीसरी अभिनति का तीसरा स्रोत बताया गया है वह है विश्लेषण और निर्वचन में। जब समंकों का द्वारा समग्र की इकाइयों के द्वारा प्रतिदर्श ज्ञात किए जाते हैं, तो प्रतिदर्श लेते समय जब प्रतिदर्श के द्वारा समग्र के बारे में परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण या निर्वचन किया जाता है। तो विश्लेषण और निर्वचन करते समय 2 प्रकार की अभिनति पाई जाती है। कितने में पाई जाती है बच्चों? 2 प्रकार की अभिनति पाई जाती है। तो 2 हिस्से बना लीजिए इसके। समंकों का विश्लेषण करते समय 2 प्रकार की अभिनति पाई जाती है। नंबर 1, नंबर 2। तमाम बना लिए हमने। नंबर 1 और नंबर 2 चार्ट के माध्यम से बनाया। दूसरा है इसके जो 2 भाग बताए गए हैं, हमारा पहला है अनुपयुक्त सांख्यिकीय रीतियां विश्लेषण के समय। प्रथम भाग है अनुपयुक्त सांख्यिकीय रीतियां या विधियां, यानी जब आपने समंकों को सूचनाओं को एकत्र किया था, तो उस समय आपने जो विधि सांख्यिकीय रीति काम में आनी चाहिए उस रीति का आपने प्रयोग नहीं किया, दूसरी अन्य किसी रीति का प्रयोग कर लिया, तो भी आपके समंकों में या प्रदेश में अभिनति होने की संभावनाएं पाई जाती है। और दूसरा जो बताया गया हमारा है अनुसंधान में पूर्वाग्रहों का प्रयोग करना, या अनुसंधान करता है पूर्वाग्रह, ऐसे कह सकते हैं हम। अनुसंधान कर्ता के
अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह, अनुसंधानकर्ता के पूर्व। तो ये हमारा हो गया अभिनीति के स्रोत। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अभिनीति के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, चयन अभिनीति, संगणन अभिनीति, विश्लेषण वचन। पुनः रिपीट करने का उद्देश्य आपने लिख लिया हो तो मैच कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उस बारे में रिपीट कर रहा हूं। चयन अभिनीति के 3 भाग, सहविचार, दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिस्थापन। नंबर 2 संग्रहण में अभिनीति या सूचना संग्रहण में अभिनीति। इसके 4 भाग बताए गए हैं, अपर्ण सूचना, दोषपूर्ण परिणाम प्रश्नावली, अनुसंधान दोषपूर्ण प्रश्नावली। आपने जिस प्रश्नावली का प्रयोग किया है, जो प्रश्न प्रश्नावली में निर्धारित करने चाहिए, आपने वो प्रश्न गलत प्रिंट कर दिए, गलत लिख दिए गए हैं, तो भी आपको जो सूचनाएं प्राप्त होगी वह गलत प्राप्त होगी और उसमें अभिनीति होने की पूर्ण संभावनाएं पाई जाएगी। नंबर 3 है अनुसंधान की पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाओं के कार्य का संपादन कर लेना। नंबर 4 है सूचकाओं में आपसी मतभेद या पक्षपात होना, ये सूचना संग्रहण में हो गई। नंबर 3 था विश्लेषण और निर्वचन करना। एनालिसिस के अंतर्गत किस प्रकार के यानी समग्र रीतियों का जब प्रयोग किया जाता है तो अनुपयुक्त सांख्यिक रीतियों का प्रयोग कर लेने के कारण भी अनुपयुक्त सांख्यिक रीतियों का प्रयोग कर लेने के बाद भी अभिनीति पाई जाती है। और अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह, ये रूढ़िवादी धारणाओं के कारण भी समग्र के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, अभिनीति पाई जाने की संभावनाएं रहती है। ये हमारी हो गई तीनों की रीतियां, तीनों के स्रोत। अब हर प्रकार के प्रथम अलग अलग प्रकारों के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो नंबर 1 सभी विद्यार्थी पर इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे बिंदुबद्ध सभी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। यदि स्क्रीनशॉट स्क्रीन लेना ऐसे बिंदुओं का, ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए आपके। समझ आ गया? 4 अभिनीति के स्रोत याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। याद हो गए तो नहीं हुए तो याद करने का प्रयास अवश्य करें। चलिए नंबर 1 डाल लीजिए, चयन में अभिनीति। प्रथम बिंदु अभिनीति के स्रोत निम्न प्रकार से हैं। प्रथम हमारा चयन में अभिनीति। प्रत्येक क्लास के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम प्रथम विधि जो बताई गई थी बच्चों, हमारी कौन सी थी? प्रथम विधि हमारी बताई गई थी चयन में अभिनीति। 3 स्रोत है। नंबर 1 प्रथम स्रोत बताया गया है चयन में अभिनीति। जब प्रतिदर्श का चयन किया जाता है तो प्रतिदर्श चयन के समय जो अभिनीति पाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो चयन में अभिनीति किस प्रकार से होती है, इसमें सामान्य लैंग्वेज लिख लीजिए पहले। सामान्य बात कि प्रतिदर्श में कभी कभी समग्र इकाइयों में से प्रतिदर्श ज्ञात कर लेने पर, समग्र इकाइयों में से प्रतिदर्श ज्ञात कर लेने पर कभी कभी या जाने अनजाने में अनेक त्रुटियां रह जाती है। जाने अनजाने में अनेक त्रुटियां यानी गलतियां, कहने का तात्पर्य या अशुद्धियां कह सकते हैं हम यहां से, अशुद्धियां रह जाती है। तो अशुद्धियां, बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती है। चयन अभिनीति के निम्न 3 स्रोत बताए
गए हैं। 3 स्रोत बताए गए चयन अभिनेत्री के। नंबर वो प्रथम स्रोत का जो नाम है वह हमारा क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको लिखवाया भी सभी विद्यार्थी को। प्रथम स्रोत का नाम था हमारा सविचार अभिनति। क्या नाम था बच्चों? सविचार अभिनति। सविचार अभिनति क्या है हमारी? वैसे मैं आप सभी को अवगत करा दूं सविचार अभिनति के बारे में या सविचार विधि के बारे में आपको मैं पूरे बता चुका हूं। जो मैटर, जो बिंदु, जो तथ्य आपको मैं सविचार विधि में आपको लिखाए थे, वही बिंदु, वही तथ्य हमारी सविचार अभिनति के अंदर व्यक्त होंगे। इसमें कुछ 1-2 लाइन ऐड हो जाएगी, वो क्या है मैं उस लाइनों को लिखा देता हूं केवल, ठीक है, ताकि आपको पढ़ते समय ध्यान रहे कि मैं उन्हीं बिंदुओं को पुनः लिखूंगा तो काफी बड़ा मैटर हो जाएगा हमारा। तो लिख लीजिए, मैं चीज लिखा देता हूं आपको, लिख लीजिए। इस विधि में इसमें इकाइयों का जो चयन किया जाता है, तो इसमें इकाइयों का चयन स्वयं अनुसंधान करता। इसमें इकाइयों का चयन स्वयं अनुसंधान करता है, जिसके कारण सविचार विधि द्वारा प्रतिदर्श ज्ञात करने में मानवीय भूमिका होने के कारण ज्ञात करने में मानवीय अभिनति रह जाती है। ऐसे लिख लो इसको, मानवीय अभिनति रह जाती है। जैसे ऐसे कहा जाता है ना कि अमीर आदमी सभी व्यक्तियों को अमीर नहीं समझता है, या अमीर आदमी सभी, कोई आदमी 4 पहिए गाड़ी में कोई भी आदमी आ रहा है तो समझे कि अमीर है, ऐसे मान लिया जाता है। तो ऐसा बहुत सारे पैसे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 4 पहिए वाली गाड़ी में आ रहा है तो उसे अमीर ही समझा जाए, ऐसा आवश्यक नहीं हो सकता, ठीक है, समझा गई बात। तो वो हमारी जो इस प्रकार की अभिनति पाई जाएगी तो ये मानव के द्वारा किया जा रहा है कार्य, स्वयं अनुसंधान करता है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य का संपादन नहीं किया जा रहा है, केवल अनुसंधानकर्ता के द्वारा ही कार्य को संपादित किया जा रहा है। इसलिए इसमें अभिनति होने की संभावनाएं रह जाती है, हो जाती है। दूसरी विधि बताई गई थी हमारी इकाइयों के आधार पर, दूसरी विधि में यहाँ पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, यहाँ लिखता हूं ऊपर, ठीक है बच्चों, सविचार विधि हो गई। सेकंड लिख लीजिए हमारी दोषपूर्ण दैव प्रतिचयन विधि। मैं चीज लिखा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको आगे लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार, आगे बिंदु हो नहीं पाएगा फिर, ठीक है। लिया स्क्रीनशॉट। दूसरी विधि के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी विधि क्या बताई गई थी हमारी? सविचार हो गई हमारी सेकंड आर्टिकल। इसके स्रोत चल रहे हैं, यहां लिख देता हूं मैं एक बार ताकि आपको पता लग जाएगा। इसके स्रोत निम्न है। प्रथम मर हो गया सविचार, जिसके बारे में आप लोगों में लिखा चुका हूं, सविचार अभिनति, ठीक है बच्चों। दूसरा लिखिए, दूसरा जो बताया गया है दोषपूर्ण दैव चयन विधि, ठीक है बच्चों। बी वाला बिंदु, ये बिंदु हमारा हो चुका है दूसरा। बी वाला बिंदु बताया गया हमारा दोषपूर्ण चयन अभिनति। दोषपूर्ण चयन अभिनति के बारे में क्या कहा गया, एक दो लाइन को माध्यम से समझ लीजिए, लिख लीजिए कि इसमें
इसमें मानवीय अभिनति होने की कम संभावनाएं रहती है। अब इसे मानवीय अभिनति होने की संभावना कम रहती, क्यों रहती है? क्योंकि ये दोषपूर्ण जो चयन अभिनति है बच्चों, यह चयन है, अरे यार, दोषपूर्ण दैव प्रतिचयन, ऐसे तो शायद लिखा ना, दोषपूर्ण दैव चयन है ना, दोषपूर्ण दैव चयन, यहां लिख देता हूं मैं एक बार, बाय मिस्टेक भूल हो गई मेरे से, ठीक है। दोषपूर्ण दैव चयन अभिनति, इसमें जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं वह दैव विधि के माध्यम से लिए जाते हैं, तो इस कारण इसमें मानवीय अभिनति होने की संभावना क्या रहती है बिल्कुल? बहुत कम रहती है, संभावना कम रहती है। इसमें देखिए, लेकिन दैविक प्रतिदर्श का चयन, दैविक प्रतिदर्श का जो चयन किया जाता है, लेकिन दैविक प्रतिदर्श चयन अधिक कठिन है, क्योंकि मापन करना सरल नहीं होता। आप एक देखने मात्र से या किसी व्यक्ति की तुलना करने के मात्र से आप बता नहीं सकते हो कि वह पैमाना है समग्र की इकाइयों में से जिसका चयन किया गया है वह कितना सही है या कितना गलत हो सकता है। इस विधि में जैव चयन अभिनति है, इस विधि में अवचेतन अभिनति पाई जाती है। तो जो दोषपूर्ण जैव प्रतिचयन अभिनति है, इस पर में कौन सी अभिनति पाई जाती है बच्चों? हमने पूर्व में विधियों के बारे में अध्ययन किया था, उसमें जो अभिनति पाई गई अवचेतन अभिनति पाई जाएगी। ये मान लीजिए दोषपूर्ण जैव प्रतिचयन विधि दैव प्रतिचयन में पहले पढ़ सके हैं, ठीक है। उसी के बिंदु के अनुसार और अंतिम तीसरा जो बिंदु बताया गया हमारा है इकाइयों का प्रतिस्थापन। सी बिंदु था हमारा इकाइयों का प्रतिस्थापन, इकाइयों किस प्रकार से प्रतिस्थापन किया जाता है उसी के बिंदु के बारे में बताया गया। अभी एक लाइन पर लिखा देता हूं मैं आपको ताकि आप क्लियर हो जाएगा बिंदु भी। देखिए, प्रतिदर्श इकाइयों का जो इकाइयां प्रतिदर्श में दी गई है समग्र में से, तो प्रतिदर्श इकाइयों का प्रतिस्थापन भी, यानी एक प्रतिदर्श के स्थान पर या एक प्रतिदर्श के स्थान पर अन्य किसी दूसरे प्रतिदर्श की इकाइयों को सम्मिलित कर लेना, उसको अपने प्रतिदर्श में शामिल करना हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। तो प्रतिदर्श इकाइयों का प्रतिस्थापन भी प्रतिचयन में अभिनति का कारण हो सकता है या अभिनति उत्पन्न करती है। प्रतिचयन में अभिनति उत्पन्न करती है। अभी अभिनति उत्पन्न क्यों करेगी? क्योंकि उसका कारण बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रतिस्थापित इकाइयों के चयन में प्रतिस्थापित जो एक मूल्य की इकाई के स्थान पर दूसरे प्रतिदर्श को सम्मिलित किया गया है, इसलिए कहा गया प्रतिस्थापित, ठीक है। तो प्रतिस्थापित इकाइयों के चयन में
के इकाइयों के चयन में जो इनका चयन किया गया है, ठीक है, प्रतिशत इकाइयों के चयन में मानव का पूर्ण प्रभाव होता है, मानव का पूर्ण प्रभाव, ऐसे कह सकते हैं मानवीय कारण के कारण पूर्ण प्रभाव होता है, यानी मानव के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा आंकड़े या प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है और मानव जिस कार्य के अंतर्गत मानव को सम्मिलित किया जाता है वहां उस कार्य के अंतर्गत अभिनति पाए जाने की संभावनाएं अधिकतम या हम ऐसे कह सकते हैं संभावनाएं हो सकती है। मानव द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह पूर्ण रूप से सही नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ अन्य किसी व्यक्ति के रूप में या अन्य किसी तथ्य के रूप में किसी न किसी प्रकार की अभिनति अवश्य पाई जाती है। ऐसे कह सकते हैं प्रकृति ने हमारे जीव, प्रकृति में जो भी जीव जंतु जानवर का निर्माण किया है उसमें कुछ न किसी गलती अवश्य पाई जाती है। जैसे कोई अध्यापक है बहुत अच्छा पढ़ाने वाला तो उसमें कुछ न कुछ अवगुण तो अवश्य पाया जाता है। उसी प्रकार अभिनति अवश्य रूप से किसी किसी बिंदु के अंदर पाई जाती है। ये बात हो गई चयन में अभिनति की जो 3 स्रोत बताए गए थे। प्रथम स्रोत बताया गया था हमारा सहविचार, दूसरा स्रोत बताया गया था हमारा दोषपूर्ण दैव प्रतिचयन और तीसरा जो स्रोत बताया गया हमारा था इकाइयों का प्रतिस्थापन, यानी एक प्रतिदर्श के स्थान पर दूसरे प्रतिदर्श को प्रतिस्थापित कर देना या उसके मूल्य को प्रतिस्थापित करना, वह हमारा इकाई को प्रतिस्थापन बिंदु था। ठीक है, आगे वाली क्लास के अंतर्गत हम जो हमारे दूसरा स्रोत बताया गया था जो संग्रहण में अभिनति या सूचना संग्रहण में अभिनति, उस बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट आगे आने वाली क्लास में। अभी बता दूं नहीं वही है, पूरा बिंदु हो नहीं पाएगा आपके सामने, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए ठीक है, इसकी सलाह लेना, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मेरा नाम हो गया, ठीक है।